हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा गांधी जी। सबसे इम्पोर्टेंट मॉरल थिंकर्स एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके ही आए हैं। बहुत ही कॉमन है, इसलिए हर कोई लगभग इनके बारे में लिख सकता है। पर गांधी जी ने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं कि हर पॉइंट का सीक्वेंस याद रखना, या अगर उन्हें मान लीजिए सेवन सिंस की बात की तो सेवन सिंस का सीक्वेंस याद रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी याद रखना पड़ता है इस चीज़ में। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं, जितना एग्जॉस्टिवली मैं कवर कर सकता हूँ इस टॉपिक को उतना कवर किया है, इसलिए 2 दिन लग गए बनाने में वीडियो। मुझे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि शायद आपको ये पसंद आएगा। देखिए वीडियो मेरे साथ। मैं हूँ अनक जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गांधी जी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। वैसे तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देने का भी ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा आपको अगर इंट्रोडक्शन में आपको लिखना रहा कि स्टार्टिंग कैसे करना है तो एक एक बूस्ट दे देता है आपको। बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आवर नेशन। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल एंड मॉरल वे ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गांधी जी ने जो एथिकल एंड मॉरल टीचिंग्स दी थी, उन्होंने उन टीचिंग्स को एक्चुअल में जिया था। लाइक ही लिव्ड अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। इसके पहले अगर हमें कोई एथिकल एंड मॉरल वे ऑफ लाइफ सीखने को मिलता है तो वो उन लोगों से मिलता है जो किसी रिलीजियस या किसी रिलीजन के हेड हैं। तो उन पे आप बेसिकली आप उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते, और वो काफ़ी पुराने भी थे। जैसे कि अब गुरु नानक हो गए, या फिर महावीर जी हो गए, या फिर बुद्ध जी हो गए। ये सारे के सारे कुछ बीसी सेंचुरी में थे, कुछ 14th सेंचुरी के सेंट्स थे। गांधी जी ऐसे थे जो इनका जिन्हें सामने देखा गया है, और उन्होंने इन सब की मॉरल टीचिंग्स को यूज़ किया है अपनी लाइफ में। इसलिए इनका इन्फ्लुएंस एक एथिकल वे कैसे जिया जा सकता है, एक मॉरलिटी के साथ लाइफ कैसे जी सकती है, वो गांधी जी से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। क्योंकि उसके बाद भी कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो इस लेवल की मॉरलिटी और एथिकल कॉन्शियसनेस दिखाए रियल लाइफ में। इसलिए गांधी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर हिम सर्व स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस वॉज द की टू लीडरशिप, एंड टू डू सर्विस वी मस्ट ले स्ट्रेस ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। ओके, तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि स्पिरिट ऑफ सर्विस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उन्होंने कहा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ पे हमें स्ट्रेस डालना चाहिए। उन्होंने कहा था सेक्रीफाइस वॉज अ लॉ ऑफ लाइफ, यू हैव टू सेक्रीफाइस टू अचीव समथिंग। आपके एग्जाम की बात कर लीजिए तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। ओके, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते। कमिटमेंट टू सर्विस रिक्वायर 3 थिंग्स: कंसाइंस, आपका ज़मीर; करेज, आपके अंदर का आत्मबल; ओके, एंड कैरेक्टर, आपका जो ओवरऑल आउटलुक है लाइफ के प्रति, कह सकते हो आपका मतलब कैरेक्टर कैसा है। एज अ यंग मैन, गांधी जी ट्रेंड हिमसेल्फ टू एलिमिनेट ऑल मॉरल वीकनेसेस फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड फील ओनली बेनेवोलेंस। मतलब उन्होंने शुरू से ही अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लिया था कि सारी मॉरल वीकनेसेस उनकी जो हैं अंदर की, वो हट जाएं, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करें। क्योंकि ये पॉजिटिव आउटलुक था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ऐसी थ्योरीज दी, काफ़ी ऐसे कंसेप्ट्स दिए, काफ़ी ऐसे सिंस के बारे में, एविल्स के बारे में डिस्क्राइब किया जिसे आज भी हमें बचना चाहिए। तो पहले उन्होंने उस चीज़ को खुद जिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई आपको सलाह या मशवरा या उपदेश दिया। तो गांधी जी उन लोगों में से थे जिन्होंने हर चीज़ को खुद प्रैक्टिस किया, और उसके बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि आप ऐसा करो, शायद मेरे हिसाब से इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। और वो बात बिल्कुल भी सही है। ओके, गांधी जी की लाइफ में उनके बुक्स पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था, मतलब बुक्स के थ्रू। जब वो पहली बार साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने 1 साल के अंदर ही लगभग 80 से 100 किताबें पढ़ ली थी। ओके, उसमें से कुछ ऐसी बुक्स है जिनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है गांधी जी के ऊपर। वो 3 बुक्स का नाम मैं आपको लिखवाना चाहूँगा यहाँ पे। लिखेंगे, जॉन रस्किन की बुक थी अनटू दिस लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसकी बेस पे उन्होंने काफ़ी थ्योरीज भी दी हैं आगे, और कुछ कुछ पॉइंट्स भी उस बुक से निकाले हैं। देन लियो टॉलस्टॉय, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, एंड थ्योरू इज सिविल डिसोबीडियंस। ये 3 बुक्स उन्होंने लिखी थी, अनटू दिस लास्ट, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, एंड सिविल डिसोबीडियंस। इसके बाद आती है 11 वोज ऑफ गांधी जी। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया है कि 11 वोज क्या थी गांधी जी की। ये 11 वोज जो थी, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी यरवड़ा मंदिर करके। ओके, जब वो यरवड़ा जेल में थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी, उसमें उन्हें 11 वोज लिखी हैं। अब ये 11 वोज मतलब आप कह सकते हो कस्में एक तरह से, या 11 आपके आइडियल्स जो आप कह सकते हो, ये आपको फॉलो करना चाहिए लाइफ में। अब गांधी जी ने जो 11 वोज लिखी थी उनके लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी, जो उन्होंने जिए थे।
उनने कुछ बुक्स पढ़ी थी, उससे कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाले थे, उस पे थे। तो ये यहाँ का कल्मिनेशन है। तो ये गांधी जी की खुद की वो नहीं है, पर एक कंपाइलेशन है जो उन्हें रिसोर्सेज या एक्सपीरियंसेस जिए थे अपनी लाइफ में। ओके, पहला था अहिंसा। तो आप याद रखिएगा जो पहले 5 वोज हैं ये जैनिज्म से लिए गए हैं। तो पहला है अहिंसा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव स्टेट ऑफ हार्मलेसनेस बट अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ लव। अगर आप हर जीव जंतु इंसान के प्रति लव फॉलो करते हैं, लव की नज़र से देखते हैं उसे, तो आप हमेशा अहिंसा को ही फॉलो करेंगे। आप कभी हिंसक नहीं हो सकते क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको एक बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। देन सत्य, आपको हमेशा सच बोलना है। देन अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। ब्रह्मचर्य, सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रह्मचर्य का जैनिज्म में मीनिंग होता है सेलिबेसी, पर यहाँ पर गांधी जी ने उसको थोड़ा चेंज करके सेल्फ डिसिप्लिन कर दिया है कि आपको ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल जीनी है, मतलब आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना है काफ़ी ज़्यादा। ओके, देन अपिग्रह, नॉन पजेशननेस। आपको किसी चीज़ को पजेस नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है। अब गांधी जी के इसमें अपिग्रह का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने कहा है नॉन पोजेशन ऑफ थॉट, वर्क एंड डीड। ये भी कहा है कि मतलब आपको किसी भी थॉट को भी अपने अंदर रोक के नहीं रखना है कि बहुत क्लिंजिंग ऑन टू थॉट्स कहते हैं आप, जैसे किसी ने आपको कोई चीज़ कह दी तो आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको। ओके, देन शरिश्रमा, मतलब आपको अगर खाना खा रहे हो तो उसके पहले आपको मेहनत करना ज़रूरी है। इसे शरिश्रम कहते थे, ब्रेड लेबर कहते थे इसे, कि अगर आप ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो, आप कुछ खा भी रहे हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करना जरूरी, शारीरिक मेहनत करनी ज़रूरी है। खास बात यह है कि ये जितनी भी 11 वोज ऑफ गांधी जी हैं ये सारे के सारे उनके आश्रम में ज़रूर फॉलो होते थे। जो गांधी जी ने आश्रम बनाए थे, वर्धा में आश्रम बनाया था और काफ़ी जगहों पे गांधी जी के आश्रम थे, तो उसमें ये 11 वोज जो हैं ये फॉलो होती थी। ओके, देन वी हैव गॉट अस्वादा, मतलब मुंह में कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। कंट्रोल पैलेट, पैलेट मतलब आपका जो रहता है ना कि आज चाइनीज़ खाना है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, तो ये कंट्रोल करना है आपको, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि जो भी टेस्ट होता है वो बेसिकली माइंड में होता है, इट हैज़ नथिंग टू विद टंग। ओके, और ये चीज़ उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, जब वो लंदन गए थे अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने, लॉ करने गए थे, तो वो वेजिटेरियन थे। ओके, या मतलब उनको वेजिटेरियन, उनकी मॉम ने उनको बोला था कि आपको सिर्फ वेज खाना खाना है, वेज, यू हैव टू बी अवे, मतलब आपको मीट नहीं खाना, आपको ड्रिंक नहीं करना, आपको वुमेन से दूर रहना। ये 3 शर्तें उनकी मम्मी ने दी थी, पुतली बाई ने गांधी जी को। तो उसमें तब उनको ये समझ में आया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल पैलेट, और उन्होंने इंग्लैंड जाके एक वेजिटेरियन क्लब भी शुरू किया था लंदन में। ओके, देन सर्वत्र भय वंजन, मतलब आपको हर किस्म का फियरलेसनेस महसूस करनी है, चाहे वो किसी से इंसल्ट की हो, चाहे वो आपके जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी हो या आपको नॉलेज के लेकर इनसिक्योरिटी हो, तो आपको किसी भी किस्म का फियर नहीं रखना है अपने अंदर। तभी, क्योंकि आप फियर नहीं रखोगे, आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। इसलिए गांधी जी बेसिक कपड़े पहन के कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं था। जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा तो आप वो सारे काम कर सकते हो जिसमें जो बाकी लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते करने का। देन 9th वॉज सर्वधर्म समन्वय। ओके, दैट इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, हर धर्म इक्वल है, समान है, समन्वय। ओके, देन स्वदेशी, यूज लोकली मेड गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये उनके नेशनल फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल के व्यू पॉइंट से वो दी गई थी। एंड 11 वॉज स्पर्श भावना, किसी से भी मतलब छूत अछूत की बातें नहीं करनी है या उसको प्रैक्टिस नहीं करना, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है। तो 11 वोज ऑफ गांधी जी ये थे, और मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्राइब इन हिज बुक येरवड़ा मंदिर। अब यहाँ पे मैं आपको गांधी जी के जो बेसिक टेनेंट्स थे, कुछ बेसिक सेइंग थी, उनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी, कुछ बेसिक पॉइंट को लेके, जैसे स्वराज, डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक समझा देता हूँ क्या है ये। कंसेप्ट ऑन स्वराज के ऊपर गांधी जी ने कहा था कि स्वराज वॉज नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मतलब स्वयं का राज्य नहीं है सिर्फ, बट अ सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इन इंडिया। तो एक ऐसा सिस्टम जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ इंडिया पे बेस्ड है, वो है एक्चुअल में स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल एंड इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वंस इंटरनल स्ट्रेंथ, आत्मबल की शक्ति, एंड एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट हैवीएस्ट ऑड। तो ये हैवीएस्ट ऑड को अगेंस्ट फाइट करने की जो शक्ति देती है वो बेसिकली स्वराज है। तो गांधी जी ने हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था ताकि कोई डाउट ना रहे कि स्वराज का ओरिजिनल मतलब क्या है। इसी तरह डेमोक्रेसी के मामले में गांधी जी ने ये कहा था, डेमोक्रेसी मस्ट इन एसेंस मीन दैट
means that the art and science of mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of all the people in the service of common good of all. तो ये उनके विचार थे इसमें. As an individual should undergo training for democracy. तो डेमोक्रेसी के लिए सबको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी या ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए गांधी जी के हिसाब से. His notion of democracy was that weakest should have the same opportunity as the strongest. तो इसके बेसिस पे उन्होंने काफ़ी सारे कंसेप्ट भी दिए थे आगे. अ ट्रू डेमोक्रेसी इज वन इन विच एक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इज पॉसिबल एंड दिस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी को कुछ चंद लोगों के हाथ में ना दे के हर किसी के हाथ में दे दिया जाए. तो अगर आप इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पंचायत में भी इलेक्शन होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे भी होते हैं, फिर नेशनल लेवल पे भी होते हैं. मतलब जो डेमोक्रेसी है वो हर जगह बटी हुई है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है किसी एक पॉलिटिकल सर्कल में ऐसा. पर रियलिटी ऐसी है कि हाँ इंडिया में आप कह सकते हो 2 पार्टी सिस्टम चलता है, 2 ही बड़े बड़े गुट हैं या 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और रीजनल पार्टीज उतनी नहीं है, वो वन वे और द अदर सामने वाले को फेवर कर देती हैं, नेशनल पार्टी को फेवर कर देती हैं. दैट इज रियलिटी. पर डेमोक्रेसी का एसेंस गांधी जी ने ये नहीं दिया था जो आज हम देख रहे हैं. ओके, promoted decentralization of power which means sharing of power by all and or else democracy degenerates into mobocracy. okay, मोबोक्रेसी मतलब कि मॉब, एक पर्टिकुलर लोगों, एक पर्टिकुलर ग्रुप कह सकते हो. ऑलिगार्की और मोबोक्रेसी आप काफ़ी हद तक सिमिलर समझ सकते हो. देन ट्रू डेमोक्रेसी शुड बी वर्कड फ्रॉम विलेज लेवल. इसलिए उन्होंने एक ओशनिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल थ्योरी दी थी कि मतलब एक सर्कल के अंदर सेकंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल और वो नीचे से बाहर की तरफ जाए. मतलब गांधी जी का ऐसा मानना था कि विलेज में भारत बसता है और विलेज में ही सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए और विलेज से फिर वो नेशन की तरफ बढ़ना चाहिए. पर इंडिया में एज ऑफ नाउ सारी पॉलिसीज पहले नेशन लेवल पे डिसाइड होती हैं, फिर स्टेट लेवल पे आती हैं और फिर वो गांव की तरफ जाती हैं. तो वो ऊपर से नीचे तरफ आ रही हैं. पर गांधी जी का ऐसा मानना था कि वो नीचे से बाहर की तरफ जाए. ये थोड़ा डिफरेंस है. उन्होंने एक सर्वोदय कॉन्सेप्ट दिया था. सर्वोदय मतलब सबका उदय, सर्वो मतलब एवरीवन, means development of improvement of all human beings rather than a ruling class or a favorable few. This was his reflection from the book he read about John Ruskin, book written by John Ruskin unto this last. okay, इसके बाद ये भी क्वेश्चन आया है 7 डेडली सिंस गांधी जी ने कौन से दिए थे. तो ये आपको याद रखने हैं सातों के सातों. पहला है वेल्थ विदाउट वर्क, आपके पास पैसा है पर आपने काम नहीं किया, सिन है ये. प्लेजर विदाउट कंसाइंस, आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो पर आपका ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा है, दिस इज़ अ सिन. नॉलेज है पर कैरेक्टर नहीं है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. देन कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, आप धंधा पानी कर रहे हो, आपकी दुकान है, आप कॉमर्स एक कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो पर मॉरलिटी नहीं है आपके अंदर, गलत होगा, ये सिन होगा. साइंस है विदाउट ह्यूमैनिटी, एक ऐसी साइंस जो ह्यूमैनिटी को कंसिडर ही नहीं करती, वो साइंस नहीं होगी गांधी जी के हिसाब से. रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, हर रिलीजन सेक्रीफाइस मांगता है वन वे और द अदर. सेक्रीफाइस का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की बलि चढ़ा दो, क्योंकि आप देखोगे गांधी जी के 11 वोज में पहला अहिंसा है, तो आप बलि नहीं चढ़ा सकते किसी भी चीज़ की, पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो भगवान को अचीव करने के लिए. गांधी जी का ऐसा मानना था कि यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग. ओके, आपका शायद आप पूजा करो, आप पैलेट, आप भूख, आप मतलब उपवास रखो, ये सब रखो, क्योंकि गांधी जी फास्टिंग काफ़ी ज़्यादा करते थे. ओके, देन पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज इंडिया. पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, हम आज जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें आप देखते ही हो कि काफ़ी जगह पे कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है. एक आप माइग्रेंट लेबर का केस देख लीजिए, कोविड के केस में अभी कल परसों ही मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें ऐसा बता रहे थे कि जब आप कोटा से बच्चों को वापस ला सकते हो तो आप माइग्रेंट लेबर्स को अपने घर क्यों नहीं पहुंचा सकते. बिल्कुल सही बात है, वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं. किसी एक को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और किसी एक को बिल्कुल भी उनके बारे में कोई पॉलिसी ही नहीं है. तो ये एक पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो. ओके, then non-violence of Gandhi ji means keeping oneself away completely from such actions which may hurt others physically or mentally. very important. तो आपको नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आपको किसी को हर्ट करना है, आपको मेंटली भी हर्ट नहीं करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन it is the most effective tool to fight discrimination and falsehood, and it is useful to find truth which leads to ultimately finding God. Okay, so non-violence according to Gandhi ji is the ultimate aim to find God. Now, ultimate way to find God. Then non-violence begins when we start loving who hate us. तो अगर आप
कोई आपको पसंद नहीं करता तो आप उसको रिस्पेक्ट की नज़र से, लव की नज़र से देखने लगो, तब नॉन वायलेंस स्टार्ट होता है। ओके क्योंकि अगर आप भी उसे हर्ट करने लगे, आप भी सेम फील करने लगे उसके प्रति, तो मतलब क्या रहेगा, वो अल्टीमेटली एक दिन झगड़े में बदल जाएगा और चीज़ें वायलेंट हो जाएंगी। ओके अब आता है 6 डेडली एनिमीज। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना एग्जाम में, अगर 7 सिंस ऑफ गांधी जी आया तो वो अलग है, 6 डेडली एनिमीज अलग है। तो ये 6-7 में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक या दो बार आप क्वेश्चन पढ़ना, फिर रिकॉल करना कि आपने अपने नोट्स में क्या बना रखा है, वीडियोज में क्या सुन रखा है, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 6 डेडली एनिमीज क्या है, पहला डिजायर, दूसरा एंगर, थर्ड ग्रीड, फोर्थ अटैचमेंट, फिफ्थ प्राइड एंड सिक्स्थ जेलसी। टू अंडरस्टैंड ट्रुथ वन मस्ट ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दीज 6 एविल्स। सो ये 6 एविल से आपको दूर रहना है, तभी आप किसी इंसान की सच्चाई को समझ पाएंगे। ओके नॉन पॉजिटिवनेस, नॉन पॉजिटिवनेस ऑफ गांधी जी मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया था। नॉन पॉजिटिवनेस ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड। गांधी जी feels that the habit or tendency to possess thing is cause of all evils. Excessive possession cause rift in social life. अगर एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है, मतलब वो किसी और इंसान का हक मार रहा है। तो उस इंसान को जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उससे कम मिल रहा है, और ये इम्बैलेंस यही आगे जाके इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। यही इनइक्वालिटी आगे जाके पॉवर्टी का एक वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट रीज़न बनती है। तो नॉन पॉजिटिवनेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था गांधी जी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था गांधी जी का। एब्सोल्यूट नॉन पोजेशन इज इम्पॉसिबल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ का त्याग कर दो। हर किसी को गांधी जी ने नहीं बोला कि आप साधु बन जाओ, बट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके इट कैन बी मिनिमाइज्ड, आप कम कर सकते हो अपने पॉजिटिवनेस को, पोजेशंस को। अब आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में गांधी जी ने कहा था, कैरेक्टर इज मॉरल एंड एथिकल स्ट्रेंथ। मतलब कैरेक्टर आप समझ सकते हो चरित्र सामने वाले का, तो वो उसका मॉरल और एथिकल स्ट्रेंथ होता है। वन शुड अटेन मास्टरी ओवर हिज थॉट्स एंड एक्शंस। सामने वाले को अपने विचारों के ऊपर और उसके जो एक्शंस है, उसके कर्म है, उस पर बहुत ही ज़्यादा मास्टरी अटेन करनी चाहिए। लैंग्वेज इज द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो अगर गांधी जी से पूछा गया कि एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन क्या है, तो भाई लैंग्वेज था। He said that if wealth is lost, nothing is lost. Okay, if health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. Okay, तो ये गांधी जी का सेइंग था। अगर कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप बेसिक कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो कैरेक्टर मस्ट बी अबव सस्पिशियन एंड ट्रूथफुल एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। तो आपका जो कैरेक्टर है कि आपका चरित्र कैसा है, आप चरित्र विहीन हो या चरित्रहीन हो या बहुत अच्छे चरित्र वाले हो, इसमें कोई कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए। इंसान को अपना कैरेक्टर बहुत ऊपर हाई लेवल पे रखना है, क्योंकि अगर वेल्थ लॉस होता है तो वो मिल जाएगा, हेल्थ होगा तो कुछ लॉस होगा, पर कैरेक्टर लॉस हो गया तो फिर आपको आप बाकी लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर जाओगे। देन ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप एक बेसिकली इकोनॉमिक कंसेप्ट था गांधी जी का, ये आपको याद रखना है। इट इज़ नथिंग टू डू विद अ सोशल कंसेप्ट ऑफ गांधी जी। दिस कंसेप्ट ऑफ गांधी जी हाईलाइटेड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बेसिक थ्योरी was that land was a common property and all have equal rights over it. It is based on theory of non-possession. The land is owned by all and landlords are only trustees of that land. मतलब कि उनका थोड़ा सा ही हक है, मतलब कुछ टाइम के लिए उनका हक है उस लैंड के ऊपर, पर हमेशा के लिए वो हक नहीं दे सकते। बेसिकली गांधी जी क्या कर रहे थे कि जो जमींदारी सिस्टम था और जो उस सिस्टम को वो उखाड़ फेंकना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो गरीब इंसान है वो कब तक इन जमींदारों की लैंड को ही टिल करता रहेगा, क्योंकि जमींदार वो लोग थे जो थोड़े बड़े ज़्यादा पैसे वाले थे, उनके पास एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड थी, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड थी, और रियलिटी ये थी कि जो उनकी टेनेंट काम कर रहा था उसके पास कोई लैंड नहीं है, पर जमींदार बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और उसके अंदर जो टेनेंट था या जो जिसको लीज पे दे रखा था, रेंट पे दे रखा था, वो ही टिलिंग कर रहा था और उसको सिर्फ परसेंटेज मिल रहा था अपने उस पर। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि जब तक इनको खुद का लैंड नहीं मिलेगा ये फाइनेंशियली या इमोशनली या मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। ओके, ही बिलीव दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिच पीपल to donate the land to the common people and became the trustees of that land. So this was trusteeship philosophy of गांधी जी, concept of गांधी जी। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है मॉरल टीचिंग्स ऑफ गांधी जी, तो ये मॉरल टीचिंग्स ऑफ गांधी जी क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी में पहले आ चुका है।
आपको ध्यान ये रखना है कि गांधी जी ने बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में चीज़ें कही थी और कंसेप्ट्स दिए थे काफ़ी सारे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि वो पूरा वाइड स्पेक्ट्रम कवर हो, आपको किसी एक पॉइंट पे नहीं लिखना है। जैसे अगर मॉरल टीचिंग्स ऑफ गांधी जी है तो आप सिर्फ ट्रुथ के बारे में नहीं लिखते रहोगे कि आपने 5 या 10 लाइन या 15 लाइन सिर्फ ट्रुथ के बारे में लिख दिया, आपको वैरायटी कवर करनी है पूरी। तो मैंने भी इसमें पूरी वैरायटी कवर करने की कोशिश की। आप चाहें तो ये पूरा पूरा लिख सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी की काफ़ी सारी और मॉरल टीचिंग्स हैं, आप उसमें से भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें लगभग हर चीज़ आप एक वेल बैलेंस्ड आंसर लिखेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहला जो पॉइंट है वो गांधी टैलिस्मान के ऊपर है, जो गांधी की उन्हें वो लिखा था, that recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself if the step you commemorate is going to be of any use to him. Will he be able to gain anything by it? Will it restore him to control over his own life and destiny? So this is, उनने गांधी टैलिस्मान में लिखा था कि आप उस सबसे पुअरेस्ट एंड द पुअरेस्ट मैन के बारे में सोचो, उसका फेस याद रखो और ये याद रखो कि आप जो स्टेप लेने वाले हो, क्या वो स्टेप इस आदमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप जो स्टेप ले रहे हो वो सही है। ये था उनका बेसिक कंसेप्ट। रिलीजन के बारे में उन्होंने लिखा था, रिलीजन विच टेक नो अकाउंट ऑफ प्रैक्टिकल अफेयर्स एंड डज नॉट हेल्प इन सॉल्विंग देम इज नो रिलीजन। तो आपका रिलीजन आपकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर करना चाहिए तो ही वो रिलीजन है। नो ह्यूमन बीइंग इज सो बैड टू बी बियॉन्ड रिडेम्पशन, मतलब इतना खराब कोई नहीं हो सकता कि उसको सुधारा ना जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स इज द डिलाइट ऑफ द टिमिड, द वेलियंट इन स्पिरिट ग्लोरीज इन फाइटिंग अलोन। तो मतलब अगर स्ट्रेंथ की जरूरत है कि यार हमारे पास 50-500 आदमी है, 200 आदमी, और हम चलो कोई चीज़ पे जंग शुरू करते हैं, तो वो एक वीक कैरेक्टर, वीक टिमिड नेचर, मतलब फियरलेसनेस नेचर, फियर वाला नेचर है ये। पर जो करेज वाला आदमी रहता है वो हमेशा अकेला फाइट करता है। ओके, टेररिज्म एंड डिसेप्शन आर वेपन्स नॉट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बट ऑफ द वीक। ओके, वेरी रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स। द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन, ये भी एक मॉरल टीचिंग थी गांधी जी की। द हाइएस्ट मॉरल लॉ is that we should unremittingly work for the good of mankind, मतलब हमें कंटिन्यूअसली बिना रुके सिर्फ मैनकाइंड के बारे में बहुत अच्छा काम करना है। यही हाईएस्ट मॉरल लॉ है गांधी जी के हिसाब से। ओके, वी लीव थिंग्स टू फेट आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द रेमेडीज। तो हम अगर किसी चीज़ को किस्मत पे छोड़ देते हैं वो तब होता है जब हम पे सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो गांधी जी के हिसाब से आपको किस्मत पे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा वर्क करते रहना चाहिए। ओके, वी मस्ट कॉम्बैट द रॉन्ग बाय सीजिंग टू असिस्ट द रॉन्ग डूअर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर कोई गलत कर्म कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो हमें उसको असिस्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर करप्शन हो रहा है कहीं पे भी, तो आप करप्शन को अगर एक्सेप्ट करते हो, उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझते हो, तो आप करप्शन को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। और ये बात बिल्कुल सही है। जिस दिन आप करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाने लगे, आप बोलने लगे कि करप्शन गलत है, ना उस बंदे को सपोर्ट करो, ना उसको असिस्ट करो, और उस चीज को सबके सामने लेकर आओ, करप्शन अपने आप कम हो जाएगा। ओके, देन when we disobey the law, it is not for want of respect for lawful authority, but in obedience to higher law of our being the voice of conscience। मतलब अगर आप लॉ को फॉलो करते हो तो वो तब अच्छा रहता है जब आप उस लॉ को और अपने ज़मीर को एक साथ देखते हो। कि अगर कोई लॉ बना हुआ है, जैसे लॉ बना हुआ है कि आपको किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर आप उस पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझते ही नहीं हो, क्योंकि आप उसे अपना नहीं समझते, आप एक पत्थर उठाते हो और बस पे मार देते हो उठा के, और वो नुकसान करोड़ों में हो जाता है फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों ने मार दिया। तो ये जो है ये डिसोबिंग ऑफ लॉ है, बिकॉज आप अपने कंसाइंस की बात नहीं सुनते। आप ये नहीं समझते कि वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, आपके लिए हेल्पफुल है वो। ओके, अ स्मॉल बॉडी ऑफ डिटरमाइंड स्पिरिट fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history। अगर ऐसा एक ग्रुप हो जो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो कोई चीज़ को अचीव करने के लिए, और अनक्वेंचेबल फेथ हो अपने मिशन में, वो पूरी हिस्ट्री बदल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है PSLV मिशन ऑफ इसरो। इंडिया के पास उस टाइम पे किसी ने इंडिया को वो नहीं दिया,
जो इंडिया को ज़रूरत थी, टेक्निकल सपोर्ट नहीं दिया, फ्यूल नहीं दिया। इंडिया ने एक डेडिकेटेड टीम थी, विक्रम साराभाई और जो स्पेस साइंटिस्ट थे उस टाइम पे इंडिया के टॉप नॉच, अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उसमें से थे। तो उन लोगों ने वे डिटरमाइंड थे कि इंडिया को हमें उस लेवल तक पहुंचाना है। एंड आप देखिए आज पीएसएलवी वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल रॉकेट्स में से। अमेरिका में सेम चीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है स्पेस में पहुंचाने के लिए, इंडिया बहुत कम में वो काम कर देता है। तो ये क्या है, ये अनक्वेंचेबल फेथ ही था, स्पिरिट था कि हम ये काम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एवरी राइट कैरीज विद इट अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। हर राइट का एक ड्यूटी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम्स में, जहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं और अपनी ड्यूटी को अपना राइट नहीं समझ रहे हैं। ओके, तो अगर उनको कोई राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टेट लॉ के द्वारा कि वो उनका ये है, तो वो उसे अपना ड्यूटी नहीं समझ रहे हैं कि यार हमें ये काम करना है, रियलिटी में करना है। ओके, देन अ सिविलाइजेशन इज टू बी जज्ड बाय इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स माइनॉरिटीज़, कि वो माइनॉरिटी में कैसे लोगों को ट्रीट करता है, उसकी बेसिस पे उसका वो सिविलाइजेशन जज होगा। ये भी काफ़ी रेलेवेंट है आज के दौर में। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्लासरूम प्रोग्राम भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अगर आपको एनरोल करना है निधिश्री एकेडमी में तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज़ का जवाब देंगे। जो कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी कम दामों में हैं, जो आपको इंदौर या भोपाल के रेंज में काफ़ी कम पड़ेगा। ऊपर से छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रहने खाने का कंपैरेटिवली काफ़ी कम खर्च होता है। तो अगर कोई यहाँ पे पढ़ना चाह रहा है, 1 साल 1.5 साल हम आपको पूरा तैयारी कराएंगे एमपीपीएससी का, और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल होगा और काफ़ी टू द पॉइंट रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो ज़रूरतमंद है उसे ज़रूर पहुँचाइए। हम एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। मैं हूँ अनर्क जैन।